टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्निस्ट इंग्लिश ऑथर हैं जिन्होंने शानदार नावल लिखे जो मिसेस डॉलवे, टू द लाइट हाउस, द वेज आउट, जेकब्स रूम, ऑरलैंडो एंड द वेव्स हैं। टू द लाइट हाउस की बात करें तो ये नावल 1925 में लंदन में लिखा गया और इसे 1927 में बाकायदा तौर पे पब्लिश किया गया। इस नावल की सेटिंग स्कॉटलैंड में रखी गई है। इस नावल का दौरानिया 10 साल है, यानी 1910 से 1920 तक का है। इस नावल में एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसकी तफसील आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक अहम बात नोट करने के लिए, ये नावल वर्जीनिया ने जेम्स जॉयस और मार्शल पोस्ट के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था और ये नावल वर्जीनिया की लाइफ से मिलता जुलता भी है। इस नावल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा द विंडो, दूसरा हिस्सा टाइम पासेस और थर्ड है टू द लाइट हाउस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं हम अपनी समरी की तरफ। ये कहानी रैमसे फैमिली के गिर्द घूमती है। इसके पहले पार्ट द विंडो में ये फैमिली समर हाउस में छुट्टियाँ मनाने आते हैं। पार्ट 2 में, जिसका नाम टाइम पासेस है, और इसमें 10 साल गुजर जाते हैं और इसी हिस्से में कुछ फैमिली मेम्बर्स की डेथ भी हो जाती है। और पार्ट 3 में, जो टू द लाइट हाउस है, इसमें इस फैमिली के बचे हुए मेंबर्स वापस छुट्टियां मनाने उसी लाइट हाउस समर हाउस में आते हैं। इस कहानी का आगाज़ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले स्कॉटलैंड के एक इलाके हैब्रिड्स में एक फैमिली रैमसे नाम की यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए वो आते हैं। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे, इनके 8 बच्चे हैं, एंड्रयू, जैस्पर, रोजर, प्रू, नैन्सी, कैम, जेम्स, और ये सारी फैमिली यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। इनके समर हाउस के करीब लाइट हाउस है। मिस्टर रैमसे का छोटा बेटा जिसका नाम जेम्स है, इस लाइट हाउस को देखने की ज़िद करता है कि मैंने यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मिसेस रैमसे कहती है जेम्स को, कल अगर मौसम सही हुआ तो हम लाइट हाउस जाएंगे। जेम्स ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन इसका फादर मिस्टर रैमसे कहता है, लगता नहीं है कि मौसम सही होगा, ये बहुत ख़राब होने वाला है और शायद ही हम लाइट हाउस जा सकें। ये मिस्टर रैमसे जेम्स और मिसेस रैमसे को कहता है। जेम्स को अपने फादर की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। फ्रेंड्स, इस फैमिली के साथ कुछ इनके दोस्त और रिलेटिव्स भी रह रहे हैं, जिनमें पहले नंबर पे चार्ल्स आते हैं। ये मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है और ये भी यहीं इनके साथ ही है। इसको बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं चार्ल्स को। चार्ल्स मिस्टर रैमसे की तारीफ मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी में करता है। क्योंकि मिस्टर रैमसे को इस मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है, काफ़ी दिलचस्पी है। फिर एक लिली नाम की एक पेंटर भी इनके साथ रह रही थी और मिसेस रैमसे की पेंटिंग बना रही थी। मिसेस रैमसे चाहती है कि ये लिली इनके फैमिली फ्रेंड विलियम से शादी कर ले। विलियम भी यहीं इनके यहाँ रह रहा है, ये भी पुराना फैमिली फ्रेंड है। लिली मिसेस रैमसे को कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी अकेला ही रहना चाहती हूँ। इनके अलावा और भी गेस्ट रह रहे हैं, जिनमें पॉल और मिंटा हैं। इनको मिसेस रैमसे कहती है कि शादी कर लो। एक दिन तो मिस्टर पॉल ऐसा करता है कि मिंटा को प्रपोज ही कर देता है। फिर शाम को ये दोनों मिसेस रैमसे के बच्चों के साथ वॉक पर जाते हैं। दूसरी तरफ चार्ल्स लिली को कहता है कि औरतों का काम पेंटिंग बनाना और ना ही राइटिंग करना है। दूसरे अल्फाज में ये लिली को कहता है, औरतें ये दोनों काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। शाम को डिनर के दौरान ऐसी ही छोटी छोटी बातें हो रही थी। अब डिनर के बाद मिसेस रैमसे जो थी वो अपने गेस्ट को डाइनिंग रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अब मिसेस रैमसे बाहर अकेले बैठकर कुछ सोचती हैं अपने पोस्ट के मुतालिक। इतने में इनका हस्बैंड आ जाता है मिस्टर रैमसे, और ये दोनों बैठकर कुछ सोचते रहते हैं। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मिस्टर रैमसे थोड़े रूड टाइप के हैं
और बाज़ औक़ात उदास भी रहते हैं। और दूसरी तरफ मिसेस रैमसे ये रियलिस्टिक किस्म की वुमेन है। अब यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, मिस्टर रैमसे चाहता है कि मिसेस रैमसे मुझसे प्यार का इजहार करे और आई लव यू बोले, लेकिन मिसेस रैमसे डायरेक्टली नहीं कहती, इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात ढल रही थी और नावल की कहानी यहाँ से जंप करके बहुत आगे ये कहानी चली जाती है। पूरे यूरोप में लड़ाई लगी हुई थी, हर तरफ शोर और चीखो पुकार थी। एक दिन रात को मिसेस रैमसे की डेथ हो जाती है, मर जाती है मिसेस रैमसे। दूसरी तरफ मिस्टर रैमसे का सबसे बड़ा बेटा एंड्रयू भी वर्ल्ड वॉर 1 में मर जाता है और मिस्टर रैमसे की एक बेटी प्रियू नाम की वो बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। और इसी दौरान इसी पार्ट में रैमसे फैमिली के 3 मेंबर्स मर जाते हैं और इसके चलते ये फैमिली फिर कुछ सालों तक उस समर हाउस में नहीं जाती और देखते देखते 10 साल गुजर जाते हैं। उस समर हाउस को जाले लग जाते हैं। इस समर हाउस की हाउसकीपर मिसेस मैकनैप भी इसकी केयर करना छोड़ देती है। अचानक उसे कहीं से पता चलता है कि रैमसे फैमिली फिर से इस हाउस में आ रही है, तो ये जल्दी से दूसरी औरतों के साथ मिलकर इस हाउस की सफाई कर देती है। रैमसे फैमिली के जो मेंबर्स बच्चे हैं वो वापस छुट्टियां मनाने यहाँ पर आ जाते हैं। इनके साथ लिली भी होती है। अब फ्रेंड, जैसे दूसरे पार्ट में वक्त को पर लग गए थे और 10 साल बीत गए थे, लेकिन ये थर्ड पार्ट पहले पार्ट की तरह स्लो है। मिस्टर रैमसे में काफ़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। अब वो पीसफुल रहते हैं। शायद यही वजह थी कि मिस्टर रैमसे अपनी बेटी कैम और बेटे जेम्स के साथ समर हाउस में रहने आते हैं। मिस्टर रैमसे का ये सडन चेंज मिसेस रैमसे का इस दुनिया से चले जाना है, क्योंकि इनकी वाइफ के बाद कोई भी इनको समझने वाला नहीं था। मिस्टर रैमसे अकेले ही रहने लगते हैं। खैर, अब मिस्टर रैमसे अपने बेटा और बेटी को कहते हैं कि हम लाइट हाउस में जाएंगे। दूसरी तरफ लिली गार्डन में बैठकर अपनी अधूरी पेंटिंग मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पहले जब ये यहाँ आई थी तो इसकी पेंटिंग अधूरी रह गई थी। जेम्स और कैम अपने फादर के लाइट हाउस जाने का जो इसरार कर रहा था, बार बार कह रहा था कि लाइट हाउस जाना है, तो इस ज़िद को नहीं समझ पा रहे थे ये दोनों बेटा बेटी, क्योंकि अब ये बच्चे बड़े हो गए और इनको अब लाइट हाउस देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन फिर भी ये अपने फादर के साथ जाते हैं। जेम्स कश्ती चलाता है और ये सब उसमें बैठे होते हैं। और फिर मिस्टर रैमसे जेम्स को कहता है कि बेटा बहुत अच्छी कश्ती चला रहे हो। जेम्स ये सुनते ही फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ कनेक्शन फील करता है, क्योंकि इससे पहले मिस्टर रैमसे काफ़ी अजीब तबीयत के बाप थे और यहाँ पर मिस्टर रैमसे को लगता है कि इसने जेम्स को यहाँ पर लाकर अपनी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। और दूसरी तरफ गार्डन में लिली अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।